आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश। अंक पहला। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ। दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई है। बीच बीच में गेरू से स्वस्तिक चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक है, जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। बाई ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए खुलता है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दाई ओर बड़ा सा झरोखा है, जहां से बीच बीच में बिजली कौनती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक चूल्हा है। आसपास मिट्टी के और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं, जिन पर कालिख और काई जमी है। उन्हें कुशा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। झरोखे से सटा लकड़ी का एक आसन है, जिस पर बाग छाल बिछी है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर वो लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा। दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो। देखो ना माँ, कैसी भीग गई हूँ। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो ना, सब वस्त्र भिगो आई हूँ। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? सूखे वस्त्र अंदर तल पर हैं। तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी, और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी। परंतु माँ, मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। चारों ओर धुआंरे मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगी। वस्त्र बदल लो, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वो बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। मल्लिका अंदर चली जाती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उससे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ। कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। शीत की चुभन के बाद उष्णता का ये स्पर्श। कवलय दल नीलय रनतय स्तोय नम्रय। गीले वस्त्र कहाँ डाल दूं माँ? यहीं रहने दूं? मृदु पवन विधुतय मंदम मंदम चलधि अपहृत में विचेत स्तोय दैसेन्द्र चापै पथिक जन वधूनाम तर्पयोगाकुलानाम। माँ, आज की वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। जैसे वो सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वो क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है। क्यों किसी को अपने तन-मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? देख रही हो, मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मुझसे बात करो। क्या बात करूँ? कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी
इसलिए तुम्हें सब अच्छा नहीं लग रहा। मुझे सब अच्छा लगता है। और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारी सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो। मुझे बताओ, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? दूध औटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। नहीं, तुम पहले बताओ। और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो। मुझे अभी नहीं माँ, विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। मुझे तो अभी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या हुआ है माँ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ तो। दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वो भी जाकर झरोखे से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, तब भी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? जाने किस लिए आए हैं। माँ, तुमने बात नहीं बताई। अग्निमित्र आज लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था, किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक लाभ करती हूँ। मैं देख रही हूँ, तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वो उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है। तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वो संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। पवित्र, कोमल और अनश्वर। हाँ, माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल छलना और आत्मप्रवंचना है। भावना से भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्ण। जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ। उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। होगा, मैं नहीं जानती। सच तो ये है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं उससे घृणा करती हूँ। माँ, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका अंदर को चल देती है। ठहरो माँ, तुम क्यों चल दी? माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। अंबिका चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना? एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे।
हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे ना। ये आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूं। राज्य के कुछ कर्मचारी आए। हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना चाहिए। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। माँ ने दूध उठाकर रखा है, देखती हूँ। अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब बहुत विचित्र लगा। माँ आज बहुत रुष्ट है। दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वो उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण का मुंह दूध से मिला देता है। ऐसे हाँ। दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर देना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित के घर में आने का साहस कैसे हुआ? कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? ये तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूं। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय दे देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूं। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। तो क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देखकर? जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूं देवी, परंतु ये हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए ये मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है जानकर आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी ये नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हरिण शावक मुझे दे दो। ये हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातियां हैं। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम तुम्हें इसे तुम्हारे हाथ सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी आस्तरण पर रख दो। अंबिका सहसा अंदर से आती है। इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। तुम देख रही हो माँ? हाँ, देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। इसे मुझे दे दो मल्लिका, इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा? ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। संभवतः दंतुल तलवार की मूठ हाथ में रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न का अधिकार है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास? तुम्हारा अर्थ है मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है? हाँ,
परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? कैसे जानता हूं? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है। इसीलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना चाहता है और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन? मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु चला जाता है। तुमने सुना माँ? राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं। थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। तुमने सुना नहीं माँ? राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी लो। आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ। मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। तुम कितनी निष्ठुर हो माँ। तुमने सुना नहीं? राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम। दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं। मैं जैसी निष्ठुर हूँ रहने दो। नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा है तुम निष्ठुर हो? नहीं, तुमने नहीं कहा। दूध पी लो। माँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है। अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो। राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ। उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है। अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। वो व्यक्ति आत्मसीमित है। संसार में अपने सिवा उसे किसी से मोह नहीं है। इसीलिए कि वे मातुल की गौएं न हाँक कर बादलों में खोए रहते हैं। मुझे मातुल से और उसकी गौ से प्रयोजन नहीं है। मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। बैठ जाओ माँ, मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। वो भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती। परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वो क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? तुम उनके प्रति सदा उदार रही हो माँ। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती थी। और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा, इसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये तुम्हारी नहीं, विलोम की भाषा है। मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वो अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी। तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो ये मेरी नहीं विलोम की भाषा है। माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाए। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका, अंबिका, घर में हो कि नहीं? आता है। हो, घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूं कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ है आर्य मातुल? मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि ये इस तरह कुलद्रोही बने? परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है।
उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। किंतु 2 रथ, रथवाह और 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के दौहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। तुम अपने भागिने की बात कर रहे थे। उसी की बात कर रहा था अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और ये वंशावतंस कहते हैं मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं। वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है। कविता का कुछ मूल्य है आर्यमातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में ये सम्मान कहाँ चुभता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वो उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा। वे लोग इसके अनुचर हैं जो अभिस्तुति करके इसे ले जाएंगे। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिने लोक नीति में निष्णात है। ये लोक नीति है तो मैं कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो, सम्मान हो, वो अपना मन बदल भी तो सकता है, और बदल गया तो बदल गया। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप बाहर से आता है। मातुल, मातुल आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम आचार्य के पास रहना? परंतु ये भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। ये भी कहा था, किंतु वो भी तो कहा था। ये कहा तुम्हारे समझ में आ गया, वो नहीं आया। किंतु मातुल, किंतु क्या? मातुल मूर्ख है? बताओ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल, मैं आपको मूर्ख मैं से मूर्ख कैसे- नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। कालिदास की कविता? न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान है नहीं, और तुम लोक नीति की बात कहती हो। आप एक हरिण शावक को गोदी में लिए घर की ओर जा रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु, ये समय इस रूप में घर में जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कहा, कविवर्य, आचार्य आपको साथ उज्जैन ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। सुनकर रुके, रुककर जलते अंगारे किसी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं। ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में घुली जा रही हो। और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि आपके पीछे अनुनय करता हुआ पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था, और ये धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया है। किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था। और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूं। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहां बैठे हैं और आप समाचार देने के लिए यहां चले आए। अब इतना कीजिए कि ये कवि कुल शिरोमणि जहां भी हो, उन्हें ढूंढ कर ले आइए। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करो, और मन कहता है कि उसे जहां देखूं वही चोटी से पकड़कर मातुल चला जाता है। मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें देखा है? देखा है। परंतु आपने मातुल से नहीं कहा।
मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाए। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास उज्जैनी जाए? मैं चाहता हूं कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएं। इसीलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं, जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विचक्षणता है! विचक्षणता? विचक्षणता ही तो है। इसमें विचक्षणता क्या है अंबिका? राज्य कवि को सम्मान देना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन, जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है? अंबिका, कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उन्हें राज के सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। नहीं चाहता? हाँ। मातुल या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है वे ये हट छोड़ दे। हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। तो उसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ वो रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहां से नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा। परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। मल्लिका! माँ, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ। मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य निक्षेप। बिना अंबिका की ओर देखे मल्लिका बाहर को चल देती है। क्षमा चाहता हूं अंबिका। निक्षेप भी मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका जैसे टूटी सी चौकी पर बैठ जाती है। भावना, ओह! ड्योढ़ी के अंधेरे में अग्निकाष्ठ की लौ चमक उठती है। विलोक बाहर से आता है। घिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया है अंबिका। या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य है तुमने दीपक नहीं जलाया। विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? दीपक जला दो। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। चले जाओ विलोम। तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना मल्लिका को सही नहीं है, जानता हूं। अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वो लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूं स्पष्ट कह देता हूं। मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। देख रहा हूं अंबिका, तुम इस समय बहुत दुखी हो। और तुम दुखी कब नहीं रही? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है।
पहले से कहीं दुबली हो गई। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं कुछ नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूं उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की मां इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। मैंने तुमसे कहा है विलो, तुम चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांत में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहां पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्यों? तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम सोचना नहीं चाहती? विलो, तुम ये सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया हूं। आशा कर रहा हूं कि वो मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगी। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यही उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूं। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूं कि तुम कहां, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक हो। कहो, आज किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? कालिदास, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल ब्राह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं। आचार्य कल ब्राह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांत को भूल तो नहीं जाओगे। सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमियां। आर्य विलो, ये समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मैं जानता हूं तुम इस समय मुझे यहां देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। ये कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। विलोम का कुछ भी करना प्रत्याशित नहीं है। हाँ, कहीं कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है। ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छुपा हो। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक। मैं जानना चाहता हूं कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सकता। मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। आर्य विलो, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती
और ना ही जानना चाहती हूँ। अंबिका, आज तक ग्राम प्रांत में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा आर्य है। विलोमा, उस दृष्टि में देखते हुए क्या यह उचित नहीं कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या मल्लिका? कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूं कि बाध्य है? परंतु संभव है कि कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूं। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में ही अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की यह बात कहां तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश कर जाता हूं? मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। अंबिका अंदर चली जाती है। बस चलिए दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी ये बात कहां तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांत में चलकर किसी से भी पूछ लो। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूं कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। निस्संदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं कि मल्लिका आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे कि आप यहाँ इस समय कनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूं, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरा यहां होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। ये मुझसे अधिक कौन जान सकता है? अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए विलोम चला जाता है। फिर उदास हो गए। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का नहीं है। उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है। और वो प्रश्न मैं हूं ना। यहाँ बैठो। तुम मुझे जानते हो ना? तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। चाहता हूं कि तुम इस समय अपनी आंखें देख सकते। मेरी आंखें इसीलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूं कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूं। उन सूत्रों में तुम हो।
ये आकाश और ये मेघ हैं, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। नई भूमि सुखा भी तो सकती है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। ये क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मेरी ओर देखो, अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे। और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते मेघों से घिर जाया करूंगी। लगता है फिर वर्षा होगी, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे जाने के लिए कह रही हो? हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी। बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। इसका अर्थ है कि मैं तुमसे विदा नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। जाओ। मल्लिका उसके हाथ छोड़ देती है। कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। अंबिका अंदर से आती है। मल्लिका, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका। चल, अंदर चलकर विश्राम कर लो। मुझे यही रहने दो माँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। रो नहीं मल्लिका। मैं रो नहीं रही हूँ माँ। मेरी आंखों से जो बरस रहा है ये दुख नहीं है, ये सुख है माँ, सुख। मल्लिका अंबिका के वक्ष में मुंह छुपा देती है। पुनः पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है। अंक 1 समाप्त। अंक 2, वही प्रकोष्ठ कुछ वर्षों के अनंतर। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वस्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन है। कुंभ केवल 2 है और उन पर ऊपर तक काई जमी है। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हैं, कुछ एक रेशमी वस्त्र में बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोढ़ा है जिस पर भोजपत्र सीकर बनाया गया एक ग्रंथ है। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हैं और उन पर जगह जगह टांकियां लगी हैं। एक टूटा मोढ़ा ड्योढ़ी के द्वार के पास रखा है। चौकी एक पर है और उस पर बैठी मल्लिका खरल में औषध पीस रही है। अंदर बिछे तल्प का कोना उसी तरह दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर लेटी है। बीच बीच में वो करवट बदल देती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका अपना अंशुक ठीक करती है। अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? वैसे ही ज्वर आता है। क्या पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? लगता तो नहीं। 2 वर्ष से निरंतर एक साथ ज्वर है। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। औषध भी ठीक से नहीं खाती। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कभी कभी सोचता हूं
एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिल आऊं। क्यों? कई बातें करना चाहता हूं। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। किस बात पर? बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के ही हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहां रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतुसंहार की रचना की थी, वहां उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी क्या? मुझे कहते दुख होता है कि उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा मल्लिका। सुना ये भी तो था ना कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका विवाह हो गया है। तो इसमें बुरा क्या है? एक तरह से देखे तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहां रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने भी उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी है। हाँ, सुना है। बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है राजदुहिता। मैंने कहा ना कि एक तरह से देखे तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती। ये ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। यही तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप ये ना होता। मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम करती हूँ। बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। केवल इतना ही अंतर है। माँ को औषध दे दूं? अभी आती। मल्लिका अंदर चली जाती है। अंबिका को सहारे से उठाकर औषध पिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। बाहर घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है। माँ? निक्षेप झरोखे से सटा देखता रहता है। माँ, ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं? लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। कौन लोग? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। 2 वैसी ही आकृतियां मैंने देखी है जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। कैसी आकृतियां? जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती है? कहती है कि जब भी आकृतियां दिखाई देती हैं, कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध, कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या हुआ? और जो हुआ वो तो अच्छा ही था। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। फिर टापों का शब्द सुनाई देता है। निक्षेप फिर झरोके के पास चला जाता है। है? नहीं। परंतु नहीं कैसे? सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आर्य निक्षेप? मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? वो एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। कालिदास? ये कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें न पहचान पाए, निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। उसी उत्तेजना में चला जाता है। वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए। ड्योढ़ी से रंगिणी और संगिनी अंदर आ जाती है। इससे पूछ, हम अंदर आ सकती हैं? तू पूछ। अच्छा, मैं पूछती हूँ।
सुनो, ये तुम्हारा घर है। हाँ हाँ, आइए। आप मेरे यहाँ आई हैं? हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई। समझ लो कि यूं ही आई है, ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। और पहले मैं परिचय दे दूं, ये है रंगिनी। उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। और ये संगिनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है। और तुम्हारा परिचय? तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। आइए, यहाँ आसन पर बैठिए। हम बैठे नहीं, अध्ययन करने के लिए आई है। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? किस स्थान को? इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो? और इसे? कुंभ। कुंभ। प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। देखो, यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। स्थानीय शब्द? हाँ, आंचलिक शब्द। जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यद्वा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तद्वा को तरवा। यर्वाणिस तर्वाणः ऋषियो बभूव। मुझे इतना ज्ञान नहीं है। देखो, हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती है जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता मैं नहीं जानती। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। ये मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात ये है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। अच्छा, यहाँ के कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। कैसी वनस्पति? कैसी वनस्पति? हाँ, जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, भास्वंती रत्नानी महोषधींश। ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी है? औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। औषधियाँ प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा था वो झूठ है? उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि रहने दे संगिनी, ये यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। अच्छा, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना। चल रंगिनी। दोनों चली जाती है। आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, ऐसा ही अंधेरा सा दिन होगा। वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो, मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी ये भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। कहूंगी कि देखो, ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है। और नहीं सोच पा रही कि तुम भी वही हो या कोई किवाड़ खटखटाता है। ड्योढ़ी में अनुस्वार और अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। कहिए। देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। देव मातृगुप्त? देव मातृगुप्त कौन है? ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता, कविंद्र, राजनीति निष्णात आचार्य,
तथा काश्मीर के भावी शासक देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती है। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। ऋतुसंहार और मेघदूत आदि के प्रेरिता तो कालिदास है, और आप कह रहे हैं कि वे गुप्त राज्य की ओर से काश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नाम है, उन्हीं का नया नाम है। कि काश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम ये कार्य अभी अपने हाथों संपन्न किए देते हैं। आओ अनुनासिक। मैं समझता हूँ ये आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रवेश करेगी और आसन द्वार के निकट होगा। उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। दक्षिण की ओर? मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधे इस पर पड़ती हैं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, इसे यही रहने दिया जाए। और ये कुंभ? मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। पर मैं समझता हूँ कि कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। क्यों? अब क्यों का कोई उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं। तो कुंभ को भी यही रहने दिया जाए। मल्लिका पन्नों को उठाकर चुपचाप अंदर चली जाती है। ये वस्त्र? वस्त्र भी गीले हैं, इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण है। कौन सा प्रमाण है? ये तो मुझे नहीं पता। ये याद है कि ऐसा प्रमाण है। हाँ। तो संदिग्ध विषय है। हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। परंतु ये चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय लगेगा। समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य लगेगा। धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। मैं समझता हूँ कि भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं भी यही समझता हूँ। तो इस बात से हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को न हटाया जाए। मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत हैं। और तो कुछ शेष नहीं। मेरे विचार में तो नहीं। चारों ओर एक दृष्टि और डाल लें। हाँ, चारों ओर एक दृष्टि और डाल दें। मातुल उत्तेजित सा बाहर से आता है। अधिकारी वर्ग, आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। क्यों अनुस्वार? हाँ, पूरा हो गया ना अनुनासिक? हाँ, हो गया। केवल एक दृष्टि डालना शेष है। हाँ, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। तो वो दृष्टि आप रहने दीजिए। देवी प्रियंगु मंजरी बाहर पहुंच गई है। देवी बाहर पहुंच गई है? तो चलो अनुस्वार। हाँ, तो चलो। दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल भी पीछे पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रियंगु मंजरी को मार्ग दिखलाता वापस आता है। वो इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। मल्लिका अंदर से आती है। आओ आओ मल्लिका, अब मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। देवी जब से आई है तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही है। तो यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है? आर्यमातृ, आप अब जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। परंतु आपके लिए आसन? उसकी चिंता न करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। असुविधा तो होगी। आप असुविधा को असुविधा ना माने ये दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को है। बड़े कुल की विशेषता है यही होती आप है। विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मुझे थकाया है आपने? आपके कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहे तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्मश्लाघा नहीं करता, परंतु
हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो वो है पशुपालन का। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए। देखिए, आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। अब मैं पशुओं को देखता हूँ। गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख, मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए। और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि हुआ यूं कि प्रियंगु की दृष्टि मल्लिका से मिल जाती है। वो बढ़कर मल्लिका के हाथ अपने हाथों में ले लेती है। सचमुच वैसी ही हो जैसे मैंने कल्पना की थी। तो हुआ यूं कि अच्छा, तो मुझे अनुमति दीजिए। घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका, देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था करो, नहीं ये तो ऐसी ही खड़ी रहेंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप कोई चलिए। आदेश हो तो कहला दीजिएगा। यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है, अंबिका है। फिर भी कोई काम हो तो कहला दीजिएगा अवश्य। मातुल चला जाता है। सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। आप बैठ जाइए ना। नहीं, बैठना नहीं चाहती। तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने से हमें अधिक सुविधा थी। मैं समझ नहीं पा रही किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था। आतिथ्य की बात मत सोचो। मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये ना भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एक कारण और भी था। चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। इस प्रदेश का वातावरण? यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। कितनी निर्व्याज सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु कुछ इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है ही है। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं, परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूं वहां के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। इसीलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का ये सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? कालिदास की। अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती है। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। मैं समझ सकती हूँ। उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे भी जब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। इसीलिए राजनीतिक कार्य से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था। अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में व्यतीत होता है कि
उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें। तुम ऐसा नहीं समझती? मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। बैठी रहो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। ये इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो। मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ वहाँ की क्रीड़ाशैल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ के से घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल स्थपति हमारे साथ आए हैं। क्यों? आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। फिर भी मैं चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दे दिया है। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं? हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र में तो नहीं बंधी हो मेरी माँ कि यहाँ है। ये कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे और तुम वहाँ मेरे साथ मेरे संगिनी के रूप में रहोगी। क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? देखा है। तुम उनमें से जिसे भी अपनी योग्य समझो उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। देवी, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में ये 2 ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो। तुम जिससे भी इस विषय की चाहोगी। चर्चा छोड़ दीजिए। क्यों? तुम्हारे मन में ये कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? नहीं, इसके मन में ये कल्पना नहीं है। माँ, अंबिका धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। इसके मन में ये कल्पना नहीं है, क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं। चलो, चलकर लेट रहो। मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। ये घर सदा से स्थिति में नहीं है राजवधू। मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी भी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती हैं। ये सब इसलिए कि मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मलिका मेरे साथ चलती तो समस्या वैसे भी सुलझ जाती, परंतु अब भी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी। स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान ऐसा मत कीजिए। इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कह रही थी। तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी मैं चाहूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे, मैं उस बीच इधर चली आई। अच्छा,
मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधु। तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए प्रियन को मंजरी गंभीर मुस्कुराहट के साथ चली जाती है। अंबिका कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। हेलो, मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इन्हीं में न कहती थी उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। आज वो तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए? विलोम बाहर से आता है। इस तरह क्षुब्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राज की पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? ये अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे शूद्र जीवन में कहाँ समा सकता है? चलो चलो, मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख का कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। बैठ जाओ अंबिका। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। ये और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य नहीं समझा। तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती? संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे। वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हरिण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। ये सच नहीं है। सच नहीं है? इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है। उस आदेश का कुछ और भी अर्थ हो सकता है। और अर्थ? क्या और अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? ये भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़, पत्ता, तिनका शेष नहीं रहेगा जिनकी वे अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएंगे। इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। मैं कब कहता हूं कि दूसरा अर्थ नहीं है। अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहां से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, ये घर, ये पर्वत सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूं, जो यहां वैचित्र नहीं भी वहां भी देख लेती है। एक कलाकार को तो मैंने यहां धूप में अपनी ही छाया की अनुकृति बनाते देखा है। यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती होंगी। वो कौन राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी
मैं चाहती हूँ मैं ही वो राक्षसी होती जिसे आज मैं इसे कहा है माँ, विश्राम करो, बात मत करो। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। हाँ हाँ, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत कर देगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहां आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता है अंबिका अभी जीवित है। परंतु मैं समझता हूं वो एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे ही नहीं तोड़ता, और विशेष रूप से वो व्यक्ति जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका? उसे एक बार आना नहीं चाहिए? मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम कि इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विशुद्ध होता है। मेरी बातों से? मैं समझता हूं उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है किन कारणों से। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूं। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वो यहां रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूंगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। आर्य विलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहें तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है। परंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मैं अनुरोध करती हूँ आप इस समय यहाँ ठहरने का हट ना करें। विलोम अपनी स्थान से नहीं हिलता। दूर से घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देने लगता है। मैं कह रही हूँ आप चले जाएं। ये मेरा घर है। मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में हो। विलोम फिर भी उसी तरह खड़ा रहता है। टापों का शब्द पास आ जाता है। मल्लिका उधर से हटकर अंबिका के पास आ जाती है। माँ, इनसे कहो यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। अंबिका उसके हिलाने से बिल्कुल नहीं हिलती। टापों का शब्द बहुत पास आ जाता है। मल्लिका फिर विलोम के पास चली जाती है। अरे विलोम, मैंने आपसे कहा है आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते कि टापों का शब्द पास आकर दूर जाने लगता है। मल्लिका ऐसे स्तब्ध हो रहती है जैसे उसे काठ मार गया। विलोम धीरे से मुड़ता है। चला जाता हूं। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहां कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। मैं जानती थी, आज नहीं तब से जानती थी। वो आता तो मुझे आश्चर्य होता। अब मुझे आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं है। प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। परंतु मुझे खेद है। वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः है ये मित्रता एक ओर से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य समझा ही नहीं। और फिर समान की समान से मित्रता होती आर्य है। विलोम, मैं फिर कह रही हूँ आप चले जाएं। अन्यथा वास्तव में ही यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा? अच्छा, अंबिका, जहां तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है। आवश्यकता हो तो मैं तुम्हें। हमें मधु की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। फिर भी कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। विलोम चला जाता है। मल्लिका, अब भी रोती हो? उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने। उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो।
सिसकने लगती है। अंबिका उसे सहारे से वहीं बिठा लेती है। अंक दूसरा समाप्त। अंक तीसरा। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द। वही प्रकोष्ठ कुछ और वर्षों के बाद। आसन अपने स्थान से हटा हुआ है, उस पर अब बाग छाल नहीं है। एक कोने में फटे मैले वस्त्र एकत्रित है। दीवारों पर से स्वस्तिक आदि के चिन्ह लगभग बुझ चुके हैं। प्रकोष्ठ में कोई नहीं है। मातुल भीगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है। मल्लिका, कौन है? मैं हूं मातुल। देखो, वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति की है। आर्य मातुल, आप इस वर्षा में? वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। सोचा जो हो मातुल के लिए, आज भी तुम वही मल्लिका हो। ये आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब दो पैरों पे चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की भी चिंता नहीं की, परंतु अब ये स्थिति है कि भैंसा के आगे रखता हूं तो पैर पीछे को फिसल जाता है, और पैर आगे रखता हूं तो भैंसा के पीछे को फिसल जाती है। ये जानता कि राजप्रासाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां न जाता। अब मेरे पीछे मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पैर टिकता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वो मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। मैं तो अब घर के रहते बेघर हो गया हूं। खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि राजप्रासाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहता हूं, मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूं। और इससे भी कष्टकर स्थिति ये थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने को मन करता था, वे मेरे सामने सिर झुका देते थे। मेरे सामने। बताओ बताओ मातुल में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सर झुकाएगा? मातुल न देवी है, न देवता है, न पंडित है, न राजा है। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि न कोई झुककर मेरी वंदना करता है और न ही मुझे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूं या प्रतिहारी आगे चल रहे हैं। केवल ये वर्षा मुझसे नहीं सही जाती। वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दो। तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है? अंबिका के न रहने से घर की व्यवस्था ही नहीं रही। ये ठीक है कि प्रियंकु मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी उसने स्थपतियों से कहा था। मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती? मैंने सुना है। विश्वास नहीं होता, परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा ना हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो। परंतु और ये भी संभव है कि जो हो वो ना हो।
परंतु समाचार क्या है? समाचार ये है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां से उठ रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है और अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं। नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहां के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है, यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था, परंतु असंभव भी नहीं है। एक राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धुरी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूं कि जो कुछ मैं समझ पाता हूं, सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुंचने लगता हूं तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो भी कुछ समझ पाता हूं वो सदा झूठ होता है। इससे अब तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है, कि उसने संन्यास ले लिया है या नहीं लिया। मैं समझता हूं कि उसने संन्यास नहीं लिया, इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय से स्वीकार नहीं करता। मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूंगा वो कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वो काशी गया है तो भी मैं झूठा हूं, नहीं गया तो भी झूठा हूं। ये तो ठीक है। चलता हूं। नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहां से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी, यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने में शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूं, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? मैंने क्या क्या देखा है, कैसे क्या हुई हूँ। मल्लिका उठकर अंदर का किवाड़ खोल देती है और पालनी की ओर संकेत करती है। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो? ये मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। ये मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वो दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं, केवल विशेषण हूं। व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय वारांगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वारांगना का ये रूप भी देखा है। आज तो मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया।
परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हैं। मैंने ये सब सह लिया इसलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी, और आज ये सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे। वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है। वही मैं उसी घर में हूं, किंतु पुनः बिजली कौंधती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है और ड्योढ़ी का द्वार धीरे धीरे खुलता है। कालिदास क्षत विक्षत सा द्वार खोलकर ड्योढ़ी में ही खड़ा रहता है। मल्लिका उठ खड़ी होती है, कालिदास अंदर आ जाता है। संभवतः पहचानती नहीं, और न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति। और सच कहूं तो वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ से क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। देख रहा हूं कि तुम भी वो नहीं हो। सब कुछ बदल गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये स्वप्न नहीं है। नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूं। बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, पर मैं मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूं, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था। कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा ने जैसे सारी थकान मिट गई हो। बहुत थक गए हो। थक गया था, अभी थका हूं, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो। ये घर भी कितना बदल गया है। संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। थके हो, बैठ जाओ। आंखों से लगता है तुम अभी स्वस्थ नहीं हो। बहुत इधर उधर भटकने के बाद आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। आर्य मातुल से आज ही पता चला था कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सबसे मुक्त हूं जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहां से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वो यहां से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। कुंभ, बालछाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था वो आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूं कि कभी भी लौट कर आऊं, यहां सब कुछ वैसा ही होगा। कोई द्वार खटखटाता है। मल्लिका अव्यवस्थित होकर उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है, पर वो उसे रोक देती है। द्वार बंद रहने दो। तुम जो बात कह रहे हो कहते जाओ। देख तो लो कौन आया था। वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। तुम बात करते रहो, वो चला जाएगा। हर समय द्वार बंद।
हर समय द्वार बंद। बाहर से आगंतुक नशे के स्वर में चिल्लाता हुआ लौट जाता है। कौन था वो? कहा है ना, कोई भी हो सकता है। वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। तो मैं बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उससे कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं ये भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। न तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वो वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हट आया हूं। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैले क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हट आया। मैं अपने आप को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी नहीं आया, और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूं मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहां के जीवन का संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है, और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहां होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतल के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं रही। रघुवंश में अज के विलाप मेरी ही वेदना का अभिव्यक्ति है, और चाहता था तुम ये सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि सूत्र कभी नहीं टूटा। मल्लिका उठकर वस्त्र में लिपटे पन्ने कोने से उठा लाती है और कालिदास के हाथ में रख देती है। मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शाकुंतलम की प्रतियां कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई हैं। तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं, परंतु वे यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर भी जाते हैं, और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती हैं? मैंने कहकर मंगवाई थी। वर्ष 2 वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। और इनके लिए धन?
वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय लगता था। जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे हैं वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था ताकि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता वो सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया, और जो आषाढ़ की मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है, परंतु बरस नहीं पाता क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। कालिदास आसन पर रखे ग्रंथ को उठा लेता है और उसके पन्ने पलटने लगता है। ये कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ हैं। ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें ये भेंट दूंगी। कहूंगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और ये भेंट यहीं पड़ी रही। तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए है। तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की प्रतिधूली और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य रचा जा चुका है। अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है इन पर। इन दृष्टों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है? परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर अध से आरंभ कर सकते हैं। अंदर से बच्ची के कुनमुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से उस ओर चल देती है। कालिदास हतप्रभ सा उसे जाते देखता है। मल्लिका, किसके रोने का शब्द है ये? मेरा वर्तमान है। मल्लिका अंदर चली जाती है। तुम्हारा वर्तमान? वही द्वार खटखटाता है। फिर पैर की चोट से द्वार अपने आप खुल जाता है। ड्योढ़ी में विलोम द्वार को कोसता खड़ा है। वो झूलता सा अंदर आता है। भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगेंगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए, फिर आए द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है कि न जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियां भी बहुत परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। अब ये आकृति इतनी परिचित है और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। स्वर भी परिचित है और शब्द भी। तो तुम हो। तुम गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया।
कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा थी मन में। आओ। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वहां स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम इस घर में अब तो अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वो अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वो इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। नहीं कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझसे इसी घर में भेंट हुई और आज भी यही हुई है। परंतु सच मानो, यह आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। मल्लिका, तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। वर्षों बाद एक अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य ना हो। जानती हो, कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों के कितना मोह है। कालिदास, एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है आगे विलोम। तुम नहीं चाहती कि कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहां तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या कालिदास से? चलो देखोगे? यहां से चले जाओ विलोम। चला जाऊं? इस घर से या ग्राम प्रांत से? सुना है शासक बहुत बड़ी होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। मैं कह रहा हूं यहां से चले जाओ विलोम। क्योंकि तुम यहां लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है। जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं है, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। परंतु समय निर्दय नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। तुम चाहते हो इस समय मैं यहां से चला जाऊं? चला जाता, इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहां अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। देखना मल्लिक, आतिथ्य में कोई कमी न रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है वो आगे जाने कभी आएगा या नहीं। विलोम चला जाता है। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण श्रावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। आप तो कुछ सोच रहे हो? और सोच रहा हूं कि उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसे ही नमी है, वातावरण की ध्वनियां भी वैसे ही हैं। और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। परंतु ये कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। तुम कह रहे थे कि तुम फिर अद से आरंभ करना चाहते हो। मैंने कहा था कि मैं अद से आरंभ करना चाहता हूं। ये संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था।
परंतु देख रहा हूं कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि क्योंकि फिर अंदर से बच्ची के रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका झट से अंदर चली जाती है। कालिदास आसन पर रखता हुआ ग्रंथ को अपने से ही उत्तर देता है। क्योंकि वो प्रतीक्षा नहीं करता, वो प्रतीक्षा नहीं करता। बिजली चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास क्षण भर सोचता सा वहां रुका रहता है, फिर बाहर जाकर दोनों किवाड़ मिला देता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को वक्त से सटाए अंदर से आती है और कालिदास को ना देखकर दौड़ती सी झरोखे के पास चली जाती है। कालिदास, कालिदास, वो दौड़ कर आकर ड्योढ़ी के किवाड़ खोल देती है। कालिदास, कालिदास। पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर जैसे वही जकड़ जाती है। फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को साथ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता रहता है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश।